ओके, सो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये कहता है फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू में तो नहीं थे। वैसे हमने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा था अभी, फैक्ट एविडेंस किसके चीज के दिए जा सकते हैं, एविडेंस दिए जाएंगे फैक्ट इन इशू के और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के। अब यहाँ कहता है जरूरी नहीं है कि हर मामले में फैक्ट इन इशू के और रिलेवेंट फैक्ट के एविडेंस दिए जाए। कई बार ऐसी चीजें हो सकती है चाहे वो इशू उससे रिलेवेंट ना भी हो, ये कहता है दो नॉट इन इशू, चाहे कोई ऐसा फैक्ट हो सकता है विच दो नॉट इन इशू आल्सो कनेक्टेड, लेकिन वो उससे इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है विद द फैक्ट इन इशू, यानी कनेक्शन की बात कर रहा है। फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, यानी सेम ट्रांजैक्शन में होने वाली चीजें और जो मेन इशू से कनेक्टेड है, डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्टेड तो है, आर रिलेवेंट, वो भी रिलेवेंट हो जाएगा वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे होते हो, चाहे सेम प्लेस पे हो, चाहे वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हो। एक बार मैं दोबारा इसको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि इससे हमें ना एविडेंस की जो बैरेट की लैंग्वेज है उसको समझना ही पड़ेगा, लेकिन इसको आप चाहें तो अपने सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप सेक्शन 6 में कह सकते हैं कई बार ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली दो इशू में तो नहीं होते बट वो कनेक्शन उसका इस तरीके से होता है फैक्ट इन इशू के साथ कि वो सेम ट्रांजैक्शन में हुए हैं, चाहे वो सेम टाइम पे हो, सेम जगह पे हो या अलग टाइम पे अलग प्लेस पे, लेकिन उनका कनेक्शन की बात करता है। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है सेम ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा और कनेक्शन, किसी चीज के होने का रिलेशन दूसरी चीज पे इंपैक्ट या प्रभाव डालता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। जब हम केस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग अभी हम इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहती है, पहली ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए ने बी का मर्डर किया है बाय बीचिंग करके, मार के। जो भी कुछ उसने कहा, जो भी उसने कहा और जो भी उसने किया ए के द्वारा या बी के द्वारा, देखो दोनों की बात कर रहा है, यानी मारने वाला भी और जिसके चोट लगे वो भी, उन दोनों ने चाहे कुछ कहा किया, और जो स्टैंड बार जो पास में खड़े थे एट द बीटिंग जब पिटाई हो रही थी बी की, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, उसके पहले और उसके बाद, इट हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो रिलेवेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए ए ने बी को मारा तो बी जो चिल्ला रहा था और बी उसको मार रहा था, या बी के जब चोट लग गई या फिर उसका मर्डर हुआ, मर्डर मतलब बिल्कुल आखिरी सांस लेने से पहले जब बी भाग रहा था तो वो चिल्लाता वो भाग रहा था, और जिसको स्टैंड बार जो खड़े थे उन्होंने सुना था, देखा था, चाहे उसके मारने से पहले का एक्ट चाहे उसके बाद का, वो रिलेवेंट हो जाता है। देखो लोगों ने डायरेक्ट मारते हुए नहीं देखा लेकिन उसके साथ जो चीजें चल रही थी वो चीजें देखी, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा। और अब पढ़ते हैं बी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बी क्या कहती है, पढ़िए हर्षना, आप पढ़िए इलस्ट्रेशन बी। Yes, sir. हाँ जी। B is accused of waging war against the government of India by taking part in armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. ओके, ए पे एक मुकदमा चल रहा है कि उसने वेजिंग वॉर किया है सरकार के खिलाफ, टेकिंग पार्ट, आर्म इंसरेक्शन, यानी जब हम मतलब एक तरह का आक्रमण कर दिया, इंसरेक्शन की बात कर रहा है, इन विच प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, जिसमें संपत्ति को नष्ट किया गया और ट्रुप्स ने जो वहां की फौज थी उस पर अटैक किया गया, उसने अटैक किया, जो चीज भी हुई वो रिलेवेंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली वेजिंग वॉर करते हुए जो जो चीजें हुई है, जैसे अजमल कसाब को ले लेते हैं, अजमल कसाब जब हमारा ये इसने ओपन फायरिंग करी उससे पहले वो उतरा, लोगों ने उसे गोली चलाने से पहले जहां जहां देखा, जहां अगर वो गोली चला मीन शूट करने के बाद जहां जहां होटल में गया, जहां जहां जगह गया, उन लोगों ने देखा उसके हाथ में गन थी, उसके ब्लड्स लगे हुए थे, ये सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएगी जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसके बारे में डायरेक्ट। ऐसे ही ए कहता है, ए सूज करता है बी पर फॉर लीबल
containing a letter forming part of the correspondence. लीबल होता है जहां पे बदनामी वाला एक लेटर लिख के दे देते हैं, ए ने मुकदमा करा बी पे एक ऐसी चीज को लेकर जो उसने डिफेमेटरी थी, लीबल के फॉर्म में थी, यानी रिटन मैनर में थी. लेटर containing letter forming part of the correspondence, letter between the party related to subject out of which the libel arose forming part of the correspondence. इसका कहने का मतलब ये है कि जहां जहां लेटर गया, सपोज जहां जब वो ओपन हुआ, उन लोगों ने जो पढ़ा वो भी रिलेवेंट हो जाती है कि उस लेटर में क्या लिखा था. ठीक है. और लास्ट वाली जो डी है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू बी. ए पे जो चीज ऑर्डर किया गया था गुड्स का, क्या वो ए तक पहुंचा. द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन. जो गुड्स थे वो कई बीच में लोगों के हाथों से होके गुजरे हैं, तो जिन जिन लोगों के हाथों से होके गुजरे हैं उनकी भी गवाही जो होगी वो रिलेवेंट हो जाएगी. ठीक है. जैसे अगर मैंने गुड्स डिलीवर करी है, डिस्प्यूट में आ गया कि मेरी इंटेंशन गलत थी, मैं गुड्स कभी देना ही नहीं चाहता था, तो उन लोगों की गवाही ली जा सकती है जहां जहां से गुड्स गुजरे हैं. उससे पता लगेगा कि बी की इंटेंशन थी गुड्स को डिलीवर करने की ए के पास, तो वो सारी चीजें रिलेवेंट हो जाती है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वो आप लिख लेना, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ. वो सेक्शन 6 को वैसे हम किस और नाम से जानते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. रेस जस्ट की स्पेलिंग क्या है? देखो डायरेक्ट तो लिखा नहीं है सेक्शन में कि रेस जस्ट क्या है, वहां तो सेक्शन के फॉर्म में लिखा है सेक्शन 6 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. तो सेक्शन 6 से कुछ कीवर्ड्स होंगे वो आप जरूर माइंड में रखिएगा. ठीक है. सेक्शन 6 के कुछ कीवर्ड्स होंगे. पहली बात तो ये रिलेवेंसी की बात करता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. स्क्रीन विजिबल है आपको हर्षना? यस सर, विजिबल है. तो अब इसके कुछ कीवर्ड्स हम लिख लेते हैं. पहली बात, एक तो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए. सीरीज ऑफ एक्ट, कोई चीजें लगातार एक सीरीज में हुई. ठीक है. सीरीज ऑफ द एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन जरूरी है. बहुत ज्यादा इनऑर्डिनेट डिले गैप नहीं आना चाहिए चीजों में. मतलब ए ने अगर बी को मारा है, ए ने बी को बीट किया है और ए को भागते हुए देखा लोगों ने. ठीक है. भागते हुए देखा, उसके हाथ में चाकू था. लोगों ने, बाय स्टैंडर्ड जो थे, उन्होंने भागते हुए देखा ए भाग रहा था. ए भाग रहा था, उसके हाथ में नाइफ था और जिसपे ब्लड लगा हुआ था. इतना ही देखा. तो ये लोग भी जो है गवाही दे सकते हैं कि हमने इतना इतना देखा. और ऐसे ही बी, जिसके चोट लगी थी, जिसके नाइफ लगा था, वो चिल्ला रहा था. हमने मारते हुए नहीं देखा, ए ने बी को चाकू मारते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन बी वाज क्राइंग और ये कह रहा था, एनीथिंग वाज सेड बाय बी. बी कह रहा था मुझे ए ने मार दिया. तो इसकी गवाही दी जा सकती है, एविडेंस लिए जा सकते हैं जिन लोगों ने उसको देखा या सुना ये कहते हुए, बी जो चिल्ला रहा था. ठीक है. और देयर मस्ट बी चेन ऑफ इवेंट होनी चाहिए. चेन ऑफ इवेंट. चेन ऑफ इवेंट का मतलब यहाँ क्या होगा? चेन ऑफ इवेंट का रिलेशन किससे? प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, प्लेस. ठीक है. कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन. कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक एक्शन होता रहा उस वक्त. ओके. तो ये कुछ चीजें होंगी आपको सेक्शन 6 में ध्यान रखनी. एक तो सीरीज ऑफ एक्ट होना चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, चेन ऑफ इवेंट होना चाहिए. चेन ऑफ इवेंट से ही रिलेटेड है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम. बहुत ज्यादा गैप ना आ गया हो. मतलब जैसे अब ये बी अगर सपोज करो हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल जाने के बाद रिकवरी हो गई, उसके बाद बी कुछ बता रहा है, वो फिर रजिस्टर में नहीं आएगा. ठीक है. इमीडिएटली जिन लोगों ने देखा वो गवाही दे सकते हैं उस बारे में. तो चेन ऑफ इवेंट,
proximity of time. Illustration में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ये. अब इसको हम बोलते हैं सेक्शन 6 को हम बोलते हैं रेस GESTAE, रेस जेस्टे. Harshna, am I audible to you? Yes, sir. Harshna. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Audible है. ठीक है, थोड़ा रिस्पांस देते रहिए. जिनका माइक ऑन है ना, बीच बीच में बोलते रहना, जिससे मुझे रिस्पांस पता लगता रहे. ओके ना. रेस जेस्टे इसको हम कहते हैं. तो रेस जेस्टे का मतलब क्या है? थिंग डन इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. थिंग डन, कुछ चीजें जो हुई. थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. थिंग डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन को बोलते हैं रेस जेस्टे. जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम ट्रांजैक्शन में होने वाली चीजें जो रिलेट कर रही है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्शन है उसका, सेम ट्रांजैक्शन में होने वाली चीजें वो रिलेवेंट हो जाएंगी. एविडेंस किसका दिया जा सकता है? एविडेंस, ये बेसिक रूल है. एविडेंस किसका दिया जाता है? फैक्ट इन इशू का दिया जाता है या फिर रिलेवेंट फैक्ट का. तो ये भी रिलेवेंट वाली बात है. हम भी यहाँ पे भी रिलेवेंसी ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट हो. कनेक्शन है किसी चीज का किसी से और सेम ट्रांजैक्शन में हुई हो तो रेस जेस्टे कहलाता है. जैसे जो इंजर्ड पर्सन है, जिसके चोट लगेगी, इंजर्ड पर्सन जो है नेचुरली बाउंड टू क्राई. जिसको चोट लगी होगी वो तो चिल्लाएगा ही. तो जो चिल्ला रहा है इसकी भी गवाही ली जा सकती है कोर्ट में कि आपने क्या देखा. मैंने देखा रोड पे एक इंसान चिल्ला रहा था, उसको कोई गाड़ी टक्कर मार के चली गई और ये कह रहा था वो कि मुझे वो गाड़ी चक्कर मार के चली गई. व्हाइट कलर की वैन थी, मुझे मारकर चली गई, इसलिए वो चिल्ला रहा है. ठीक है. तो जो इंसान देखा होगा कि भाई उसके गाड़ी मार के चली गई थी और वो उससे बात बता रहा है. मैं डायरेक्ट एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. एक तो वो इंसान है जिसने गाड़ी को हिट करते हुए देखा, वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया. बट रेस जेस्टे की मैं बात कर रहा हूँ. रेस जेस्टे में हम वो चीजें कवर करते हैं. सपोज इस इंसान की इंजरी लग चुकी थी और ये जमीन पे पड़ा था और ये बात चिल्ला रहा था और ये कह रहा था कि मुझे वो गाड़ी मार के चली गई किस इंसान से. तो जिस इंसान से वो कह रहा है उसकी भी गवाही कोर्ट में ली जा सकती है कि इंजर्ड इंसान ने आपसे क्या कहा. ठीक है. तो क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन की बात है, उसके चोट लगी, वो गिरा, उसके बाद वो चिल्ला रहा है. और जनरली कई बार क्या होता है, कोई इंसिडेंट अगर पब्लिक प्लेस पे अगर होता है, कोई इंसिडेंट पब्लिक प्लेस पे, तो आपने देखा होगा कि पब्लिक इकट्ठी हो जाती है. पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो उसके बारे में बात करती है, गॉसिप करते हैं. ठीक है. तो जो इंसान उस बात को बिल्कुल सत्यापित सिद्ध कर पाता है, बता पाता है कोर्ट को कि भाई हाँ हमने उस इंसान को देखा, वो चिल्ला रहा था. ऐसे नहीं कि हर इंसान की गवाही हो जाएगी जो वहां जितने भी खड़े थे. कई बार भीड़ होती है, भीड़ में सब लोगों को सारी बात नहीं पता होती, वो गवाही नहीं दे सकते, फिर वो कोर्ट उसको मना कर देगा, एडमिसिबल नहीं है उसकी बात. अब जैसे एक जो है एक गली में भाग रहा है, उसके चोट लगी है, चिल्लाता हुआ भाग रहा है, चिल्लाता हुआ भाग रहा है, कह रहा है कि देखिए मुझे बी ने क्या कर दिया. तो बाकी किसी लोग ने अगर देखा है तो उसकी गवाही ली जा सकती है. अब जैसे निर्भया इंसिडेंट जो हुआ था, तो निर्भया इंसिडेंट में वो जो लड़की थी उसको सड़क के किनारे फेंक दिया था. जब सड़क के किनारे फेंक दिया तो उसे कपड़े भी नहीं थे उसके पास, तो एक पुलिस वाला जो था उसने कपड़ा लाकर, चादर लाकर उसको पहले दिया. ठीक है. तो उसने दिया, यानी उस इंसान ने डायरेक्ट तो कुछ चीज देखी नहीं पुलिस वाले ने, लेकिन उसने ये देखा उस लड़की की स्थिति कैसी थी, उसकी गवाही दी जा सकती है, ली जा सकती है कोर्ट में. अब जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट केस रहेगा रेस जेस्टे पे, रतन वर्सेस क्वीन. ये केस पता है, किसी ने पढ़ा है? हाँ जी बताइए मुझे, ये केस पढ़ा है किसी ने?
रतन वर्सेस क्वीन, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। यामिनी एंड विभूति। सर ये वो पढ़ा है सर। हाँ जी बोलिए यामिनी। सर वो विभूति, फोन आपको करती मैंने है allow कि किया, आप मैं, बोल सकते हैं। हाँ जी सर, वो फोन करती है लेडी कि पुलिस को कि मेरा हस्बैंड मुझे मारने वाला है, और फिर फोन कट जाता है। फिर पुलिस जाती है तो हस्बैंड बोलता है कि गलती से शूट कर दिया था। जी देखो, बिल्कुल बढ़िया केस है, आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। तो एक आदमी पे मुकदमा चला, प्रोसिक्यूटिंग मर्डर ऑफ हिज वाइफ, प्रोसिक्यूटिंग फॉर मर्डर ऑफ हिज वाइफ। उसकी वाइफ का मर्डर का चार्ज उस पर लगा और इसलिए उसे प्रोसिक्यूशन किया गया। उसने अपने डिफेंस में ये कहा कि जो गन थी वो अपने आप चल गई, गन अपने आप चल गई, एक्सीडेंटली कहा उसने, ठीक है। अब लेकिन उससे पहले हुआ क्या था, देखो डायरेक्ट एविडेंस कोई भी नहीं था इस मामले में, कोई डायरेक्ट आई विटनेस कोई नहीं, नो। बट क्या इस आधार पर उसको सजा दी जा सकती है कि उस लड़की ने टेलीफोन किया, ठीक है। ये पुराना केस है तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कि कॉल डायरेक्ट लग जाती है, पहले ऑपरेटर के पास जाती थी कॉल। तो उसने टेलीफोन किया और उसने कहा गेट मी दी पुलिस प्लीज। फोन कहा ऑपरेटर को कि गेट मी दी पुलिस प्लीज, कि मुझे पुलिस से बात करा दीजिए जल्दी से। और जैसे ही ऑपरेटर के पास कॉल कनेक्ट हो पाती, यानी पुलिस के पास कॉल कनेक्ट हो पाती, जो लड़की थी उसने सिर्फ इतना ही कहा डिस्ट्रेस में, उसकी आवाज उन्होंने सुनी, बहुत डिस्ट्रेस में थी, ठीक है, डिस्ट्रेस। एंड वो अपना एड्रेस ही दे पाई, बस गेव हर एड्रेस, और सडनली कॉल कट गया, कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, कॉल कट हो जाता है। और उसके बाद देखा गया उसकी जो डेड बॉडी थी लड़की की वो मिली, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी मिलती है। तो आप मुझे बताइए क्या इस आधार पे, पहली चीज बताइए, क्या इस इंसान की जिसने फोन सुना इसकी गवाही ली जा सकती है, इसकी एविडेंस ली जा सकती है, क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है? पहले आप बताइए कि इसकी बात जो इसने सुना क्या वो रिलेवेंट है? यस सर। ओके, उसकी जो रिलेवेंट है सर। हाँ बिल्कुल रिलेवेंट रहेगी। तो उसका कॉल करना, लड़की का कॉल, हर कॉल एंड उसके जो वर्ड्स है वो रिलेवेंट है, ठीक है। चाहे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई डायरेक्ट हमारे पास कोई आंखों देखा इंसान नहीं है कि जिसने देखा हो, जिसने सुना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी कॉल बता रही है और उसके बाद उसका डेड बॉडी मिलती है, तो ये रिलेवेंट होगी क्योंकि ये एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात है। उसने कॉल करी, उसके बाद ही उसकी डेड बॉडी मिलती है, दैट इज कॉल्ड सेम ट्रांजेक्शन में हुई हुई चीज, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे जो है वो अप्लाई होता है हेयर से एविडेंस पे भी। इसने डायरेक्ट देखा नहीं लेकिन बात सुनी, चलो ये वाले केस में तो कम से कम उस लड़की की आवाज इस ऑपरेटर ने सुनी। अब रेस जेस्टे का एक एक्सेप्शन है जो है हेयर से एविडेंस, जो कि हेयर से एविडेंस अपने आप में एक अच्छा एविडेंस नहीं माना गया है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन की वजह से इसको माना गया है कि हाँ गवाही ली जा सकती है उस इंसान की भी जिसने कोई इंसिडेंट अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा, ना ही अपने कानों से, मतलब उसने डायरेक्ट वो चीज होते हुए नहीं देखी, बट इवन दो उसने उस ट्रांजैक्शन में होने वाली चीजों को सुना या देखा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत ही अच्छा केस है, वो केस भी आप लिख लीजिए। ये हटा दूं मैं, रतन वर्सेस क्वीन? आगे बताइए। यस सर। यामिनी श्रेष्ठा, ओके हटा देता हूं मैं इसको। अब एक केस है जिसमें लिखा है कि रेस जेस्टे का एक्सेप्शन है हियर से,
यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे एप्लीकेबल टू हेयरसे एविडेंस अप्लाई हो जाता है। केस का नाम है आर वर्सेस फॉस्टर। सुना है ये केस? 1834 का केस है। इसमें जो विटनेस थे, जो गवाह है, उसने सिर्फ एक चीज देखी, ही ओनली सीन द स्पीडिंग व्हीकल। अब आप देखिएगा गवाही कौन कौन भी दे पा रहा है। वो इंसान भी दे पा रहा है जिसने सिर्फ स्पीडिंग यानी बहुत तेजी से व्हीकल जा रहा था, स्पीडिंग व्हीकल देखा उसने, और एक्सीडेंट नहीं देखा उसने। आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्पीडिंग व्हीकल देखा उसने कि हाँ एक गाड़ी बहुत तेजी से गई। आप जब रोड पे होते हैं तो कई बार गाड़ी बहुत तेजी से जाती है, राइट? तो आप अगर उस गाड़ी को आपने देखा है बहुत तेज है, लेकिन आगे जाके आप देखते हैं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपसे क्या ये गवाही ली जा सकती है इस गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी? क्या ये गाड़ी चला रहा था एक लापरवाही में चला रहा था, ये नेग्लिजेंट था, उसकी स्पीड क्या रही होगी? क्या आप इसकी एविडेंस दे सकते हैं, विटनेस बन सकते हैं इस चीज के लिए? बस यस सर, बन सकते हैं। और आगे जाके इस केस में हुआ क्या था, जिसको चोट लगी थी ना, इंजर्ड पर्सन ने, पहली बात स्पीड के लिए भी आपकी गवाही ली जा सकती है। सपोज करो आपने एक्सीडेंट नहीं देखा लेकिन आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, कई लोगों के चोट लगी, इंजर्ड पर्सन ने आपसे ये कहा कि भाई इसकी गाड़ी ने हमें हिट कर दिया, एक्सप्लेन कर देता जिसकी चोट लगी ना एवरीथिंग कि कैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ, इसने पीछे से आके मार दी गाड़ी। क्या वो एविडेंस दे सकता है कि मरने वाले इंसान ने जो जिसको चोट लगी थी वो आखिरकार मर गया? इस केस में मर जाता है। तो मरने से पहले जो उसने एक्स या वाई जेड से कहा कि हमारे को इस गाड़ी ने मारा पीछे से आके, क्या इसकी एविडेंस रिलेवेंट होगी एक्स वाई जेड की? यस सर, बिल्कुल। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इट बीइंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इन एक्स वाई जेड की मरने से पहले इन्होंने एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन मरने से पहले एक्स वाई जेड से जो इस मरने वाले इंसान ने कहा कि हमें उस गाड़ी ने मारकर हिट करके भाग गया, तो दैट इज रिलेवेंट। यही आर वर्सेस फॉस्टर के फैक्ट्स इसमें कहा गया। अब मुझे एक्सेप्शन है ना सर, एक्सेप्शन ऑफ, हाँ ये एक्सेप्शन कहते हैं जनरली इसको, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे एप्लीकेबल टू हेयरसे एविडेंस आल्सो। और यह इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेस जस्टे जो है हेयरसे का एक्सेप्शन है। ठीक है, कानून से भी बात नहीं चलती, लेकिन रेस जस्टे के मामले में चल जाती है। तो एक बार दोबारा बोलना, क्या एक्सेप्शन ऑफ आप इसको लिखें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे एप्लीकेबल टू हेयरसे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे एप्लीकेबल टू हेयरसे एविडेंस। और ये आप एक काम लिख लेंगे इसमें, इसको ऐसे लिख लीजिए एक और भाषा में, रेस जस्टे इज एक्सेप्शन ऑफ हेयरसे एविडेंस। ठीक है, जैसे कहानी सुनी बात मानता नहीं कोर्ट, लेकिन रेस जस्टे उसका एक्सेप्शन है। अब जैसे एक केस और हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना, सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन ये रतन और आर फॉस्टर जरूर करना, ठीक है? दोनों आर आ रहे हैं और ये भी आर से स्टार्ट हो रहा है, रेस जस्टे। तो कम से कम दो केस तो आपको याद रहेंगे रेस जस्टे के लिए, रतन वर्सेस क्वीन, आर वर्सेस फॉस्टर। अब मैं केस करा रहा हूँ सुकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1999 का केस है, 1999 का। इसमें विक्टिम जो है, विक्टिम को गोली मार दी गई, विक्टिम वो शूट, विक्टिम को शूट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये चिल्लाता है, इसने ही शाउटेड, जब ये चिल्लाया गोली लगने के बाद,
तो कई लोग जो विटनेस बने बाद में, विटनेस रश टुवर्ड्स हिम, उसके पास आए, विक्टिम के पास स्पॉट पे आते हैं। विक्टिम ने ये बात विटनेस को बताई कि उसने किसको मारा है, विक्टिम को किसने मारा है, कि एक्यूज शूट हिम। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या विटनेस दे सकते हैं जो लोग इसके पास आके इसने इसको बात, विक्टिम ने विटनेस को जो बताया एक्यूज का नाम, कहना दिस दोस पर्सन गिव अ विटनेस? यस सर, दे कैन। बिल्कुल दे सकते हैं विटनेस। हुआ क्या था इस मामले में, आखिरकार ये इंसान मरता तो नहीं है, अगर मर जाता तो 302 लगती, राइट? अगर ये नहीं मरा तो कौन सी धारा लगेगी? मर्डर अंडर सेक्शन 307 लगी। विक्टिम सरवाइव कर जाता है इसमें, लेकिन विक्टिम और इसके बाद जाके आगे जाके किसी और कारण के वश मर जाता है, मतलब कोई बीमारी के चलते मर जाता है, तो बीमारी के चलते मर रहा है बाद में, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पे अटेम्प्ट टू मर्डर का ही केस लगा, ठीक है? तो इसमें बेसिकली मैं एविडेंस की बात करूं तो विटनेस की बात कर रहे हैं कि इस केस में विटनेस गवाही दे सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि क्या विटनेस जो है वो गवाही दे सकता है कि विक्टिम ने विटनेस से क्या कहा? बिल्कुल इस केस में दे सकता है, सुकर में। और एक और केस कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट केस रहेगा इस सेक्शन का, सेक्शन 6 का। अब ये आप मुझे बताना क्या गवाही दी जा सकती है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वसा केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है। वसा चंद्रशेखर राव वर्सेस पुन्ना सत्यनारायण वर्सेस पुन्ना सत्यनारायण 2000 का केस है, ठीक है, 2000 का। वसा चंद्रशेखर राव वर्सेस पुन्ना सत्यनारायण। इसमें पहले आप फैक्ट्स को समझिए, अब मुझे आप बताएंगे कि भाई आप इस केस में विटनेस इनको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इनकी बातों पे क्या किसी को सजा दी जा सकती है? एक डॉटर थी, इस केस में उसकी डेथ कर दी गई। एक तरफ है डॉटर जो है इस केस में डिसीज है, जिसको मार दिया गया है, और इस डॉटर के फादर हो गए। और एक तरफ है सन हो गया, और एक इसके फादर हो गए। और इस केस में इनको विटनेस बनाया गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने, यानी ये जो बेटे का जो फादर है, इन्होंने इनसे कहा, बेटे के फादर ने बेटी के फादर से कहा कि उसका जो बेटा है, हिज सन किल्ड हिज वाइफ। अपनी वाइफ को मार दिया है। अपनी वाइफ यानी इसके लिए तो उसकी डॉटर हो गई। अब आप मुझे बताइए, क्या इस केस में इस फादर की गवाही ली जा सकती है अगर इसको विटनेस बना लिया जाए? आप बताइए मुझे। पहले एक बात ध्यान से सुनिए केस को दोबारा। एक बेटा है, उसकी वाइफ है, ये इसकी बेटी। तो इसके रियल फादर ने, इस बेटे के रियल फादर ने इस फादर से, यानी ससुर जी, समधी जी हो गए ना इसके, समधी जो भी लिखेंगे समधी, अपने समधी से कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ये जो फादर है, बेटी का जो फादर है,
क्या ये कोर्ट में गवाही दे सकता है कि मेरे समधी जी ने मुझे बताया कि उसके बेटे ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है? तो क्या वैसे तो ये हियरसे एविडेंस है, लेकिन ये रेलेवेंट भी लग रहा है। आप मुझे बताइए, और लोग भी बताइए। हाँ जी, हर्षना, सीमा, विभूति। जिससे रेलेवेंट तो लग रहा है। रिलेवेंट लग रहा है। देखो, सर अगर वो ये चीज और भी कोई सपोर्टिव एविडेंस के साथ प्रूव कर सके, चलो कॉर्पोरेशन की तो बात हम आगे करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, इसमें जो लड़की का जो फादर है, उसने क्या बेटे के मुंह से या बेटी के मुंह से डायरेक्ट बात सुनी थी कि उसने किसको मार दिया है, किसने किसको मार दिया है? नो सर, नहीं सर, इसमें तभी ये नहीं रेलेवेंट नहीं है। तो इस केस में हुआ क्या, पहले आप सुनिए। बेटे फादर ने, जो बेटा और फादर है, उसके फादर ने अपने समधी जी से कहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है। और अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो समधी लोग हैं, आपस में जो बात हुई है, क्या उसमें जो गवाही दी जा सकती है फादर की, बेटी के फादर की? तो कोर्ट ने कहा इसीलिए दी जा सकती है ना, क्योंकि वो फादर अपने बेटे के अगेंस्ट में बोलेगा क्यों? मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा तभी बोलेगा, अनलेस एंड अनटिल दोनों की बनती ना हो। चलो ये लॉजिक, एक्सक्यूज मी, ये लॉजिक कोर्ट में नहीं चलेगा कि क्या पता दे सकता है या नहीं दे सकता। बट इस केस में हुआ क्या, कोर्ट ने कहा भाई आपके पास ये इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपने बेटी को मरते वक्त अगर सुना होता कि बेटी ये कहती कि हाँ भाई मेरे को बेटे आपके दामाद ने मार दिया, तो ये हेयर से एविडेंस होता। बट यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये तो बहुत रिमोट हो गया कि उसके फादर ने उससे कहा और वो आके कोर्ट में गवाही दे रहा है। मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुकेश अंबानी का मर्डर जो है वो XYZ ने कर दिया है, क्या आप कोर्ट में गवाही दे सकते हैं कि इंद्रजीत सर ने मुझे बताया है कि मुकेश अंबानी का मर्डर कर दिया है? तो यू कैन नॉट गिव एविडेंस। तो कोर्ट ने कहा ये एविडेंस जो है इनएडमिसिबल है। लेकिन सर अगर आपने अपनी आंखों से देखा हो मर्डर होते हुए तो रेलेवेंट हो जाएगा ना फिर। देखो आंखों से देखा, ये बनेगा आई विटनेस में, सिर्फ ये बन सकता आई विटनेस। ये आई विटनेस है और आई विटनेस ने किसी और से कहा, तो क्वेश्चन है क्या ये गवाही दे सकता है? डायरेक्ट विटनेस ने, देखो ये बेटे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बेटा है, एक उसकी वाइफ है। बेटा मर्डर कर रहा था, मतलब अपनी बीवी का मर्डर कर रहा था, तो फादर ने देख लिया, तो फादर तो पहली चीज आई विटनेस हो गया, ये तो गवाही कोर्ट में दे ही सकता है। अब इसने ये बात किसी और से कह दी, XYZ से कह दी, क्वेश्चन ये है कि क्या ये विटनेस दे सकता है कोर्ट में? नो सर, तो एविडेंस हो जाएगा ना अगर XYZ की जो स्टेटमेंट होगी। हाँ जी, तो XYZ की स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, ये सेम ट्रांजैक्शन में नहीं है। ये सेम ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, ये तो इसने अपनी बात कही है किसी से। सेम ट्रांजैक्शन क्या होती है, अगर डायरेक्ट विटनेस को हटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, फादर ने नहीं देखा, फादर ने क्या देखा कि उसका बेटा मर्डर करने के बाद फादर ने मर्डर बिल्कुल भी नहीं देखा। बेटा क्या कर रहा है, कपड़ों को छुपा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, अपने ब्लड इससे हटा रहा है। तो ये हो सकता है कि भाई हाँ ये डायरेक्ट एविडेंस तो है ही नहीं, इंसिडेंट होने के बाद वो कुछ चीजें देख रहा है, तो उसकी गवाही भी फादर दे सकता है। बट ये XYZ को जो कहा ये बहुत रिमोट हो जाता है, इस XYZ कैन नॉट गिव अ एविडेंस इन द कोर्ट। अगर दे भी देंगे तो हेयर से एविडेंस के साथ हमें और भी चीजें जोड़कर कोर्ट देखेगी, ठीक है। बाकी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ना ये इसमें चलेगा, रजिस्टर भी नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन नहीं है ये। बात समझ में आ गई? तो कोर्ट ने इस केस में वसा चंद्रशेखर राव में मना कर दिया कि इट इज इनएडमिसिबल। सर अगर इसमें फादर के सर अगर प्रीवियस कंडक्ट होता लाइक या कुछ और, मतलब जैसे डॉक्टर ने कभी कुछ चेंज दिया होता या कोई बात,
देन तो फादर मतलब उस चीज को लेके बता सकते हैं ना, अगर क्या किया होता डॉटर ने? लाइक पहले अगर कोई प्रीवियस उसका कंडक्ट लाइक के पहले कुछ ट्राई किया या मारने की या किसी तरह की कोई भी चीज, तब तो वो रेलिवेंट होता ना उसमें। वो तो बिल्कुल दिएगा कि भाई कोर्ट तो पूछेगी ना, एक काम करो भाई सास ससुर जी को लाइए, सबको लाइए, क्या पता जो वाइफ है वो बहुत प्रोवोकिंग रही हो, वाइफ ने कैरोसिन अपने आप पर डाल लिया हो, उसकी कंडक्ट को लेकर तो गवाही दी जा सकती है ना फादर मदर की। वो तो है ही, कंडक्ट है वो तो उसका, कि लड़की का कंडक्ट ठीक नहीं था, वो लड़ती थी क्वारल सम मैटर की, लड़की भी मतलब झगड़ालू थी थोड़ी। सर नहीं, मैं डॉटर के ये जो डॉटर डिसीज डॉटर है उसके फादर की बात कर रही हूँ। अगर उसके मतलब अपने हस्बैंड का प्रीवियस कोई कंडक्ट, वो भी बिल्कुल दिया जाएगा कि भाई ये तो डाउरी की डिमांड करते रहते थे हमसे, बेटी मेरे पास कई बार है, उसने कंप्लेंट करी, बिल्कुल दी जा सकती है उनकी गवाही। वो रिलेवेंट होगी ना, रिलेवेंसी है वो। देखो फादर की साइड से भी रिलेवेंसी है, डॉटर के फादर की साइड से, और सन के फादर और मदर से भी अगर जो बातें निकल के आ रही है वो भी रिलेवेंट होगी। देखो इसलिए ये कहा है ना कि कोर्ट में विटनेस कोई भी हो सकता है, क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं। जब क्लोज रिलेटिव होते हैं तो लेकिन थोड़ी कोर्ट को ये होशियारी दिखानी पड़ती है कि एक बार जज कर ले ढंग से कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो सर Scrutinize करे ढंग से। हाँ जी बोलिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो डॉटर के फादर की जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट नहीं होगी, वो कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल रिलेवेंट नहीं होगी वो। अच्छा ठीक है। उसके फादर की रिलेवेंट, उसके खुद के फादर की रिलेवेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट देखा हो, मारते हुए देखा हो बेटे को, या कपड़े धोते हुए देखा हो कि वो ब्लड स्टेन दुबा, वो कंडक्ट को लेके भी पूछ सकती है कोर्ट तो, कि उस वक्त आप कहाँ पे थे, फादर से पूछ सकती है ना, लड़के के फादर से, कि उस वक्त आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। इससे पूछ सकते हैं बेटे को आपने कैसे देखा, किस स्थिति में देखा, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। चलो आगे चलते हैं, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, लिख लेना आप साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। तो रेस एस्टे में आपके लिए ये कुछ सेक्शन 4 मेरे ख्याल से केस मैंने कराए हैं, काफी रहेंगे। तो आप इसमें लिखना सेक्शन 6, एक लाइन और लिख लेना, सेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे। सेक्शन 6 जो है एक्सेप्शन है वो रूल ऑफ हियरसे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब हम हेयर से एविडेंस को कोर्ट में लाएंगे ना, तो सेम ट्रांजैक्शन हमें प्रूव करनी पड़ती है कि जनाब ये जो चीज है सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ये कंटेम्परेनियस होना चाहिए चीज, कंटेम्पोरेनियस, ठीक है। कंटेम्पोरेनियस क्या होता है? समकालीन, उसी वक्त होनी चाहिए सेम ट्रांजैक्शन, और बहुत ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, नॉट गैप। अगर गैप आएगा तो क्या हो जाएगा? फैब्रिकेशन हो जाएगा ना, मन गढ़ंत बातें हो जाएंगी, गैप नहीं होना चाहिए। और जो एविडेंस देगा उस बात का वो एडमिसिबल है। सर हाँ जी सर, इसमें वो वाले केस भी तो पढ़ते थे ना, बिल्डिंग फील्ड वाला एक केस था जो देखो केसेस तो बहुत सारे हैं, हम जो लिमिटेड केसेस, वो है ना बैटल फील्ड में, वो कौन सा फील्ड है वो, मैंने उसमें कराया था आपको आईपीसी में, बिल्डिंग फील्ड। लड़की का गला काट देते हैं तो वो आके कुछ अपनी आंटी को बोलती नहीं है। हाँ वो हम आगे करेंगे, आगे करेंगे, डोंट वरी। बेडिंग फील्ड का है, वो गला काट देती है, देखो आंटी मेरा क्या कर दिया, उसने गला काट दिया, बेडिंग फील्ड ने मेरा गला काट दिया, कोर्ट ने गवाही मानी नहीं थी उसकी। हाँ, उसको ऊपर डाइन डिक्लेरेशन मान लिया था बाद में, वो वही करेंगे, बेडिंग फील्ड है ना वो। हाँ अच्छा तो डाइन डिक्लेरेशन वो 6 के अंदर नहीं करेंगे, सेक्शन 6 में। 6 से वो इतना रिलेट नहीं होगी, उसको माना नहीं गया था ना। हाँ, मैं वहां पे जब मैं 32 में करूंगा तो उसको मैं बता दूंगा इससे रिलेट करके। ठीक है। सेक्शन 7 कर लेते हैं। सेक्शन 7 में कुछ कीवर्ड्स रहेंगे और वो आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सेक्शन 7 को पहले हम बैरेट से पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 जो कहता है फैक्ट्स, चलो आप पढ़िए, क्या नाम है, यामिनी अर्चना में से कोई पढ़िए।
पढ़िए यामिनी, पढ़िए। जी सर। हाँ जी। Facts which are occasion, cause or effect of facts and issue. Facts which are occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts or facts and issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. ओके, देखो सेक्शन 7 में कहा गया है, हम क्या देख रहे हैं, हम रिलेवेंसी देख रहे हैं चीजों का कि कौन सी चीज कितनी रिलेवेंट है। तो फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ओकेजन का मतलब क्या है, कॉज का मतलब क्या है, और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट। फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएटली और अदरवाइज, उसी वक्त जो चीज हुई है उसके अलावा। ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, जिस परिस्थिति में वो चीज हुई वो भी रिलेवेंट होगी। और विच अफोर्डेड, मतलब इस इंसान को अपॉर्चुनिटी मिली उस काम को करने के लिए, वो भी रिलेवेंट होगी। तो अब इसमें आती है 5 चीजें निकल के। सेक्शन 7 में रिलेवेंसी की ही बात कर रहा है कि वो चीजें रिलेवेंट होती है जब कोई इंसान, उसके पास कोई ओकेजन था या कोई कारण था या कोई उसका प्रभाव जो पड़ा, इफेक्ट, परिणाम निकले, या स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो 5 चीजें मैं लिख रहा हूँ। ओकेजो मैंने इसको कहा है, सेक्शन 7 को क्या कहा है, ओकेजो। आप भी बोल लीजिए एक बार, आपको याद रह जाएगा। सेक्शन 7 ओकेजो। ओकेजो में सबसे पहला आ गया, सॉरी, ओकेजन। ये आपका कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो ये चीजें रिलेवेंट होगी, यही सेक्शन 7 कह रहा है। ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग और अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें रिलेवेंट है किसी चीज को साबित करने के लिए। फॉलोइंग थिंग्स आर रिलेवेंट। अब सबसे पहले ओकेजन क्या होता है, ओकेजन क्या होता है आप बताइए। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जब लड़की का मर्डर हुआ, जब लड़की का मर्डर हुआ, शी वॉज अलोन, वो घर में अकेली थी। शी वॉज अलोन इन हर कॉटेज, ये अपने घर में वो अकेली थी। इससे क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओकेजन था किसी को मर्डर करने के लिए, मतलब परिस्थिति ऐसी थी। ठीक है, ओकेजन, शी वॉज अलोन इन द हाउस, मतलब उसका मर्डर किया जा सकता था क्योंकि वो घर में अकेली थी, कोई नहीं था उसकी सपोर्ट के लिए। फिर आता है कॉज। कॉज को हम बोलते हैं कारण। किसी भी चीज को करने के लिए कुछ पीछे कुछ कारण जरूर होता है। जैसे मैंने अगर आपसे पैसे लिए, आपने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको मार लूंगा, तो वो जो एक पीछे कारण होगा। एक प्रॉपर्टी है, सपोज करो प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा नहीं मिला, मुझे बेदखल कर दिया गया, उसके चलते उसने अपने फादर का ही मर्डर कर दिया, देयर वाज सम कॉज। तो इसको बोलते हैं व्हाई पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन। व्हाई, कोई चीज क्यों करी गई, पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन, क्यों किया गया वो चीज, तो ये भी रिलेवेंट होगा। कॉज रिलेवेंट है या नहीं है? यस सर। ओकेजन रिलेवेंट है या नहीं है कि उस रात वो लड़की घर में अकेली थी, उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, ये रिलेवेंट है या नहीं है? और ये बात उसको पता थी एक्यूज को, एक्यूज ने मौके का फायदा उठा लिया। और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कारण में तो जितने मर्जी लिखो कि उसको उससे प्यार था, उसने उससे मना कर दिया शादी करने के लिए, लव अफेयर था। अच्छा, कॉज और मोटिव में क्या फर्क होता है? मोटिव यहां नहीं लिखा, मोटिव हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 8 में लिखा है। कॉज और मोटिव में क्या फर्क होता है? कारण जो कहा गया है, में भी इमीडिएट कॉज हो सकता है, लेकिन मोटिव एक ब्रॉड मोटिव, जैसे कि उसके मारने का कारण में भी उसने धक्का दिया, वो मर गई, तो कॉज था धक्का देना, या फिर कॉज ऑफ डेथ हो गया स्ट्रैंगुलेशन, गला घोट कर मार दिया। लेकिन मोटिव मारा क्यों, वो रीजन। अच्छा चलो एक काम करेंगे, कई बार ना 2 वर्ड्स बने हुए, लेकिन बहुत ज्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन किताबों में लिखा है, एक वर्ड में ही लिखा है सारी किताबों में।
कॉज जो है ना उसका ब्रॉडर व्यू है, कॉज को कहा है ब्रॉडर, इसको मोटिव को कहा है थोड़ा नैरो। अब ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो किया नहीं है, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने कि जो जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट था, जो जीत गया, विनिंग कैंडिडेट जो था इलेक्शन में, उसका मर्डर हो जाता है। तो इसके पीछे एक कॉज है, कारण है इलेक्शन में जीत, और उसके चलते उसका मोटिव डेवलप हुआ एक्यूज्ड का, और एक्यूज्ड ने उसके चलते मार दिया। तो इतना ही एक्सप्लेन किया गया है, किसी भी किताब में बहुत डिटेल में कॉज और मोटिव को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कॉज को मोटिव से बड़ा रखा गया है कि कारण था उसके पीछे, और फिर उसने अपना एक उद्देश्य बना लिया कि हाँ मुझे इसको मारना है, ये जीत गया तो ठीक है। कारण क्या था? इलेक्शन। कॉज बड़ी बात थी, इलेक्शन वाला पंगा, अल्टीमेटली उसने मार दिया। और हमने भी 5 चीजें लिखी है, तो तीसरी बात है इफेक्ट। हाँ जी अर्चना बोलिए। सर कुछ नहीं सर, कॉल आ जाती है ना किसी के बीच में तो फिर वॉइस चली जाती है आपकी ना फिर। चलो इफेक्ट, अब तीसरी चीज है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कुछ ना कुछ, देखो कभी भी कोई क्राइम होगा ना, पीछे कुछ ना कुछ चीज छोड़ के जाएगा, वो निशान या कुछ ऐसा सिंबल होगा जिससे पता लगेगा हाँ भाई इस इंसान ने ये चीज करा, तो वो रिलेवेंट होगी या नहीं होगी। जैसे इसको और समझ लेते हैं, इसको ऐसे आप लिखना, हर एक्ट के पीछे ना एवरी एक्ट लीव्स बिहाइंड समथिंग, एवरी एक्ट लीव्स बिहाइंड सर्टेन इफेक्ट, कुछ प्रभाव छोड़ के जाती है। बिहाइंड सर्टेन इफेक्ट, कुछ ना कुछ तो कुछ छोड़ के जाएगी अगर कुछ चीज होगी। जैसे फुटप्रिंट हो गए, अगर कोई इंसान आपके घर में घुसेगा या किसी के घर में घुसता है चोरी करने, तो उसके फुटप्रिंट तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल एक भी फुटप्रिंट ना आए। चलो फुटप्रिंट नहीं आए तो कम से कम फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। चलो फिंगरप्रिंट में भी उसने क्या करा, ग्लव्स पहन लिए, जूतों में अपने वो कुछ और पहन लिया, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें छोड़ के जाएगा, वो अपने निशान सिंबल वगैरह कुछ आइडिया दे के जाएगा। तो क्या वो रिलेवेंट होगा? नहीं होगा। उसके फुटप्रिंट अगर आ गए हैं किसी कारणवश, मतलब उसके जूतों के निशान आ गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहले कि एक गांव में एक इंसान का एक ट्रक से क्रश कर दिया गया, उसकी मतलब उसको ट्रक ने कुचल दिया। जब कुचल दिया तो उसके बॉडी पे या उसके जहां पे कुचला गया वहां ट्रक के निशान थे, राइट। तो उससे ये पता लगता है इसको ट्रक ड्राइवर ने कुचला, वो उसके इफेक्ट थे, ठीक है। तो फिंगर इंप्रेशन हो गए। कई बार क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई है, हस्बैंड या वाइफ के बीच में स्क्रैचेस है फेस पे, ठीक है। वाइफ जो है अगर एक कंप्लेंट करती है, सपोज करो वाइफ ने कंप्लेंट करा, या वाइफ ने या कोई लड़की कंप्लेंट कर दिया था शी हैज बीन रेप्ड, जब रेप होगा तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे ही ना बॉडी पे। रेप होगा बॉडी पे मार्क्स आ सकते हैं, और जगह भी मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि फोर्सफुली जब कुछ चीज होगी, या जिस इंसान ने रेप किया उसकी बॉडी पे भी मार्क्स आ सकते हैं, राइट। या ऐसा हो सकता है, अभी जैसे कल ही में मैं एक सावधान इंडिया वगैरह कुछ देख रहा था, तो उसमें ये देखा गया था कि पुलिस के अंदर, पुलिस कस्टडी में ही रेप कर दिया गया एक लड़की का। तो उसमें ये देखा कि उसके जो लड़की की बॉडी पे जो सीमन से उसके सिम्टम्स मिले, जब फॉरेंसिक भेजी गए उसके कपड़े वगैरह, तो लड़की की बॉडी पे कुछ ना कुछ मिला, या उसके हेयर से प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं, वो चीज भी मिली। आप सब मीनिंग देख लेना इनका, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कई बार कुछ चीजें होती हैं, वो कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ के जाता है, फिर फॉरेंसिक लेके जाई जाती है, उनका डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाती है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे हेयर्स भी होते हैं ना, अब इंसान ने किसी का रेप किया होगा तो उसके कुछ ना कुछ बॉडी के हेयर्स वगैरह कहीं ना कहीं तो लगे होंगे लड़की के पास, या कपड़ों में मिले होंगे, तो उनको टेस्ट करा लिया जाता है। तो ये इफेक्ट में आती सारी चीजें, सबसे रिलेवेंट है ये। या अगर सपोज करो जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन करी है लड़की ने, उसको अगर हम अरेस्ट करते तो उसका भी मेडिकल होता है, एक्यूज का मेडिकल एग्जाम
एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर कोई मार्क्स अगर उसके आ गए, सपोज करो लड़की ने जब रजिस्ट किया होगा तो उसके नेक पे हो सकते हैं, कमर पे कुछ निशान हो सकते हैं, या लड़की के जिसके साथ रेप हो उसके जो नेल्स हैं, नेल्स के भी चेक कर लिए जाते हैं कि क्या उस पे कोई बॉडी के कोई निशान आए, किसी के स्किन्स के कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो हटा होगा इसके, वो तो अगर पकड़ में आई तो इससे पता लग जाता है, ठीक है। और जैसे सपोज करो उस वक्त उसका फोन कहाँ चल रहा था, फोन की हम लोकेशन देख लेंगे, ये सारे इफेक्ट्स में ही कवर होंगे। सपोज करो चोरी का अगर चोरी हुई है तो चोरी का जो सामान है, स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ से मिली, ये सारे रिलेवेंट है या नहीं ये बातें, तो ये हमारा सेक्शन 7 में रिलेवेंट हो जाती है। और उसके बाद आती है अपॉर्चुनिटी। 5th पॉइंट क्या रहेगा सेक्शन 7 का, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी आपको एक बात बता दी कि घर में लड़की अकेली थी तो वो तो होती है ओकेशन था उस पे उसको हत्या करने का। एक होती है इंसान को अपॉर्चुनिटी भुनानी पड़ती है, भुनाने का यहाँ पे एक वर्ड लिखा अफोर्ड, बैरक में भी देखोगे तो अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी। अब एक नौकरी पे जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी है जिसमें आधे घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, सपोज उस हाफ एन आवर पे अक्सर वो सबके साथ खाना खाता था, लेकिन उस दिन उसने अपने फ्रेंड से कहा मैं अभी आता हूं, और उस आधे घंटे के दौरान उस लड़की का मर्डर होना जिससे उसका अफेयर था। यानी उसने ए ने क्या करा, इस आधे घंटे के दौरान एक अपॉर्चुनिटी डेवलप करी, उस डेवलप करने के बाद वो वहां पे जाता, मर्डर करके वापस उस पर आ जाता अपनी नौकरी पे। तो यहाँ पर क्या उसने अपॉर्चुनिटी बनाई, डेवलप करी मर्डर करने के लिए उसी अपनी ड्यूटी के दौरान, ठीक है, बात समझ में आई। यानी अपॉर्चुनिटी में आप कहेंगे कि खुद उसने अपॉर्चुनिटी बनाई, कार्व्ड आउट हिमसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी। एक वर्ड लिख लेना कार्व्ड आउट, यानी उसने खुद अपॉर्चुनिटी बनाई, यानी उसने नॉर्मल रूटीन लाइफ का चेंज किया। तो इसमें ये जितने भी लोग होंगे यहाँ पे ऑफिस में कि हाँ उस दिन वो आधे घंटे के लिए कहीं गया था, कह के गया था मैं भी आधे घंटे में आता हूँ, रिलेवेंट हो जाएगा। और फिर आखिरी आता है स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग क्या होता है कि उस वक्त क्या परिस्थितियां थी जब ये मर्डर हुआ, स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज का किसी के संबंध रहा, जैसे रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, उस दौरान उनके दोनों पार्टीज के बीच में संबंध कैसे चल रहे थे। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है जो एक्यूज है जिसने मारा वो अपनी वाइफ से नाखुश था, अनहैप्पी विद हिज वाइफ फॉर लास्ट फ्यू डेज, अनहैप्पी विद हिज वाइफ। या ऐसा हो सकता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था जिसकी वजह से वो लड़का परेशान, हस्बैंड परेशान था। आस पड़ोस वाले तो देखते ही है ना ये बातें। सपोज करो उस दौरान जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हुई तो वाइफ कुछ दिन के लिए घर छोड़ के चली गई थी, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ थिंग। उस चीज में परिस्थितियां क्या थी, इन चीज की भी गवाही एविडेंस लिए जाएंगे, आस पड़ोस से पूछा जाएगा, माँ बाप से पूछा जाएगा, लड़की के माँ बाप से, ठीक है। ये सारी बातें रिलेवेंट हो जाती है। तो हमने कितनी चीजें पढ़ी इस सेक्शन में। हाँ जी हर्षना बताइए। तो मैं कह रही हूँ ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में ये कह सकते हैं कि ओकेजन खुद मिल जाता है और अपॉर्चुनिटी जो है वो खुद बनाई जाती है, बनाई पड़ेगी, हाँ बिल्कुल, कार्व्ड आउट बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओकेजन तो जनरली खुद डेवलप हो जाता है, जैसे वो घर में लड़की अकेली थी, लेकिन लड़की अकेली थी उस दिन उसने एक और अपनी अपॉर्चुनिटी बनाई, टाइम में से टाइम निकाला। तो इसमें 5 चीजें हैं सेक्शन 7 में। अब ये क्वेश्चन, अब आप पढ़िए, एबीसी पढ़िए, चलो हर्षना आप पढ़िए। Yes, sir. A. The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession, and that he showed it and mentioned the fact that he had it to third person are relevant. देखो यहाँ पे क्या रिलेवेंट है, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को लूटा है,
द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर रॉबरी से पहले बी जो है फेयर में गया, उसके पास पैसा था और यही पैसा उसने किसको दिखाया था? He had it to the third person are relevant. मतलब उसने ऑलरेडी अपना पैसा दिखाया। अरे आदमी लूटेगा, लूटने से पहले अगर उसने जिससे बात कही कि मेरे पास इतना पैसा है, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा ना कि उसके लूटने से पहले उसने एक को पैसा दिखाया था और वो आखिर में लूट गया, यानी एक ही इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ठीक है, तो बी पढ़िए। The question is whether A murdered B. Mark on a ground produced by struggle at or near the place where the murder was committed was relevant fact. अब जब कभी किसी के घर में मर्डर होता है तो भाई लड़ाई झड़प भी तो होती है। जैसे अगर सुशांत ने अगर सुसाइड करी, सुसाइड के दौरान कई बार क्या होता है, देखिए सुसाइड करी तो सिम्टम अलग आते हैं चीजों के, उसने, और एक होता है कोई मर्डर करने आया होगा, मर्डर करके भाग गया होगा, तो घर की जो चीजें है वैसी थोड़ी ना होती। सुसाइड में कोई इंसान सारा सामान फैला के थोड़ी ना मरेगा, लेकिन हाँ कोई किसी ने मर्डर किया होगा तो आपस में स्ट्रगल हुआ होगा, उनके बीच में चीजें उधर फेंकी गई होंगी, तो मर्डर के सिम्टम अलग आएंगे चीजों में। सी पढ़ लीजिए। ये इफेक्ट में आ जाएगा ना सर? बी क्या चीज? बी वाला इफेक्ट में आ जाएगा ना स्टेटमेंट? हाँ इफेक्ट है सारे। C, the question is whether A poisoned B. The statement of B's help before the symptoms ascribed to position and habit of B known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. अब जैसे क्या है, ए बी की हालत खराब है, अक्सर उसके इस तरीके के सिम्टम है, मतलब कि उसको दवाई देनी पड़ती है, उस दवाई का बहाना लगा के उसने पॉइजन दे दिया, तो यानी ही वाज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर द पॉइजन। दवाई की आड़ में पॉइजन दिया जा रहा है, कई बार स्लो पॉइजन भी दिया था जिससे आदमी धीरे 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 मर जाता है, तो वो भी रिलेवेंट हो जाएगा। ये सारे रिलेवेंट, देखो रिलेवेंसी बहुत आसान है, आप किसी भी केस में अपने दिमाग को लगा के अगर उससे रिलेवेंट चीजों को खोज पा रहे तो वो रिलेवेंट होता ही है। ठीक है, तो ये आप इलस्ट्रेशन देख लेना, 3 इलस्ट्रेशन, बाकी जो मैंने आपको बताया वो तो है इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 पढ़ लेते हैं। मोटिव क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है। वैसे तो सेक्शन 5, 6, 7, 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्राइम को करते वक्त इंटेंशन बताते हैं। अब ये सेक्शन में पढ़िए, चलो यहाँ पे पढ़िए। 7 में सर कोई केस तो नहीं है ना? केस में इकट्ठे करके लिखवाऊंगा इनके, हाँ हर चीज पे से केस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं आता सेक्शन 7 क्या है, कभी नहीं आता क्वेश्चन। Okay, sir. 8. Motive, preparation, and previous and subsequent conduct. Any हाँ जी। fact is relevant. Any fact is relevant which shows and constitute and motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. पहली बार 2 वर्ड को तो हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है, फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट, ये लिखना ही लिखना है। बस सेक्शन 6 में मत लिखना, क्योंकि उसमें फैक्ट इन इशू डायरेक्ट नहीं, हमें कनेक्शन चाहिए। उसमें भी लिखा है लेकिन हमें कनेक्शन चाहिए, किसी चीज का किसी से कनेक्शन है। सेक्शन 8 में लिखा है 3 बातें हैं, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। कंडक्ट 2 तरीके का होगा, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। किसी क्राइम को करने से पहले उसका कंडक्ट क्या था, क्राइम करने के बाद। ठीक है, जैसे अगर लड़ाई हो जाती है मेरी, मैं उसको कहता हूँ, धमकी दी मैंने कि तेरे को मैं जान से मार दूंगा, कुछ दिन बाद उसका मर्डर ही हो जाता है, तो सबसे पहला शक तो मेरे पर ही आएगा ना, कि कुछ दिन पहले मैंने उसको धमकी दी थी, मेरा पहले कंडक्ट क्या था, और उसके बाद सपोज किसी ने मेरे को भागते हुए देखा 2-4 दिन बाद उसके घर के पास से, तो ये मेरा सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो जाएगा, तो बहुत रिलेवेंट हो जाएगा। प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और मेरी और उसकी लड़ाई हुई थी, मेरा मोटिव था उसको मारना, और उससे पहले कई लोगों ने मेरे को, इक्के दुक्के लोगों ने मेरे को औजार लाते हुए भी देखा, हथियार लाते हुए देखा था, या मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसको मारने के लिए, पॉइजन खरीदते हुए देख लिया हो, क्या पता। ठीक है, चलो पढ़िए सेक्शन 8। Second para. The conduct of any party or of any agent of any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person in offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether
it was previous or subsequent thereto. ठीक है, तो यहाँ पे किस किस का कंडक्ट, पार्टी का या उसके एजेंट का? टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, सिविल मामले में, क्रिमिनल मामले में बहुत रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, कंडक्ट पार्टीज का, पार्टी हो सकती है वो बिल्कुल मेन एक्यूज हो सकता है, या मेन सिविल मामले में प्रिंसिपल हो सकता है, और उसका एजेंट का कंडक्ट रिलेवेंट होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, फिर मैं इस पे कुछ कई सारी चीजें लिखवानी है, वो लिखेंगे। Definition 1. The word conduct in this section does not include statement unless those statements accompany and explain acts other than statement, but this exception is not the effect of relevancy of statement under any other section of this act. ओके, चलो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले पढ़ लीजिए एक बार और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी पढ़ लीजिए। When the conduct of any person is relevant and any statement made to him or in his present or hearing which affect such conduct is relevant. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or is in presence or hearing which affects such conduct is also relevant. इलस्ट्रेशन दे रखी है इससे रिलेटेड, वो मैं इलस्ट्रेशन के पॉइंट से ही बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे फिर भी फॉर द टाइम बिंग आप इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के आगे इलस्ट्रेशन नंबर जे एंड के लिख लेंगे, और इलस्ट्रेशन नंबर जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है उसके आगे एफ लिख लेना। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है उसके आगे जे एंड के हम पढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है उसमें हम एफ पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन एफ। अभी मैं बताऊंगा क्या, ठीक है, दोबारा पढ़ूंगा इस एक्सप्लेनेशन को। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो हम पढ़ ही लेंगे, एक बार मैं इसके बारे में आपको लिखवा भी देता हूँ। इसमें 3 चीजें हैं सेक्शन 8 में। एक तो हो गया हमारा मोटिव, सेक्शन 8 में हम पढ़ते हैं पहली चीज मोटिव, एक पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन, फिर एक पढ़ेंगे कंडक्ट। कंडक्ट 2 तरीके का हो सकता है, प्रीवियस और एक होगा सब्सिक्वेंट, बाद में। तो ये कहता है सेक्शन, कोई भी फैक्ट रिलेवेंट होगा, कोई भी ऐसा फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है जो ये बताता है, रिलेवेंट हो जाता है जो ये शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके पीछे मोटिव नजर आ रहा है, किसी काम को क्यों किया है किसी ने, या उसने प्रिपरेशन किया है, प्रिपरेशन किसी अंजाम पे पहुंचने के लिए उसने कुछ प्रिपरेशन की थी, या उसका कंडक्ट, ये सब चीजें रिलेवेंट होंगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। और किसका, पार्टी का खुद का या उसके एजेंट का। जरूरी नहीं है ना कि हर काम में वो खुद ही करे, उसका एजेंट यानी उसका सर्वेंट भी कर सकता है। ये सारी चीजें रिलेवेंट होगी। अब मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव का वैसे आप लोग सब जानते ही होंगे, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। मोटिव, मोटिव को आप लिखने पर तो पड़ेगा ही जब आपका आंसर आएगा मेंस में। ये मोटिव को हम बोलते हैं मूविंग पावर। मूविंग पावर मतलब जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग पावर, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं किसी क्राइम को करने के लिए। मूविंग पावर विच इम्पेल्स, इम्पेल्स लिख लेना, विच इम्पेल्स। ठीक है, जो आपको शक्ति दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिसके पीछे असली कारण क्या है, कॉज कह सकते हैं आप इसको, टू डू एन एक्ट। और मोटिव रिलेवेंट तो होता ही है। मोटिव जो है किसी काम के पीछे आपने क्यों किया, उसका पीछे जो किसी ऑफेंस के पीछे जो मोटिव था वो रिलेवेंट हो गई, कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी हथियाली थी इसलिए मैंने उसको मार दिया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है मोटिव कई बार इररिलेवेंट हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। मोटिव 100% रिलेवेंट है, लेकिन कई बार मोटिव जरूरत नहीं होता हमें प्रूव करने का। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है जब मोटिव हमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में चीजें ऐसी हैं कि हमें मोटिव एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, तब भी हम सजा दे पाए? बताइए अर्चना, कोई भी बताइए जल्दी से क्विकली, जब मोटिव बताने की जरूरत नहीं है।
तो जहाँ पे मेंस या ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले मैटर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना। पब्लिक पॉलिसी, देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में मैंने किडनैपिंग की बात बताई थी ना, याद है? किडनैपिंग में हमें इसको मोटिव को साबित करके क्या मिलेगा भाई, तुमने एक लॉ बनाया, स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, आपने गलत किया, यू हैव टू अल्टीमेटली पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इससे भी बढ़िया चीज मैं बताता हूँ एक और, जब कोई क्लियर एविडेंस होगा ना, बिल्कुल क्लियर एविडेंस, हमें मोटिव की सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, ए ने बी को शूट करा, अक्सर एविडेंस की कमी होने की वजह से हमें ये बात सिद्ध करना पड़ेगा कि ए का मोटिव क्या था बी को मारने का। अगर एविडेंस की कमी है तो हमें मोटिव की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ए ने बी को जब शूट किया, वो बात रिकॉर्ड हो गई सीसीटीवी कैमरे में। अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे मोटिव सिद्ध करना पड़ेगा? नो सर। अब क्या जरूरत है, बात सीधी नजर आ रही है कि उसने उसको मार दिया, कैमरे में रिकॉर्ड है। जब कैमरे में रिकॉर्ड है तो मुझे कुछ ज्यादा सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, मोटिव से मेरे को क्या लेना देना। हाँ, मोटिव तब जरूरी पड़ सकता है कि अगर इसकी सजा को हमें कम करवाना है, सजा कम कराने में मोटिव रिलेवेंट होगा, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वकील तो बात करेंगे। फिर सेकंड आता है प्रिपरेशन। और एक बार जब देखो प्रिपरेशन जो है अपने स्टेज तक, सबसे पहले हमने 4 स्टेज पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंटेंशन होती है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर अटेम्प्ट होता है, फिर रिजल्ट होता है। मैक्सिमम केस में प्रिपरेशन तक कोई ऑफेंस नहीं होता है, तो प्रिपरेशन तक कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर ऑफेंस कमिट हो गया है, वंस ऑफेंस इज कमिटेड, अगर एक बार ऑफेंस हो जाता है तो प्रिपरेशन के एविडेंस दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे? हाँ जी बताइए, अगर एक बार ऑफेंस हो गया तो क्या प्रिपरेशन के लिए एविडेंस दिए जाएंगे कि इस इंसान ने प्रिपरेशन भी की थी? यस सर, यस सर, दिए जाएंगे। जैसे पॉइजन खरीदा। हाँ जी, अर्चना क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मैं कह रही हूँ हाँ दिए जाएंगे कि जैसे उसने अगर पॉइजन खरीदा तो कहाँ से खरीदा, तो जिससे खरीदा वो रिलेवेंट हो जाएगा। हाँ जी, पॉइजन खरीदा, उसने अपने चाकू को निकाला, चाकू खरीदा, या चाकू पे किसी दिन उसको शार्प करते हुए देखा, अपने चाकू की धार बढ़ा रहा था, वो रिवॉल्वर खरीदी उसने कुछ दिन पहले ही, ये सब रिलेवेंट हो जाएंगे। फिर तो जिन लोगों से खरीदी, जहां वो गया, उसकी गवाही भी मायने हो जाएगी। फिर आता है कंडक्ट। कंडक्ट दो चीजें करी हमने, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये भी रिलेवेंट है, क्योंकि जिस इंसान का गिल्टी माइंड होगा वो कंडक्ट से पता लग जाता है। मेरे माइंड में अभी क्राइम चल रहा है, नोबडी कैन पनिश मी, बट कंडक्ट से मेरे पनिशमेंट दी जा सकती है। अब कंडक्ट किन किन का रिलेवेंट है ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सेक्शन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पढ़ो, खोल के, कंडक्ट किन किन का रिलेवेंट है, यही तो लिखा है सेक्शन 8 में। ये तो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन और मोटिव। कंडक्ट किन किन का रिलेवेंट है? पार्टीज टू द सूट, पार्टीज टू सूट और प्रोसीडिंग, उनके एजेंट का, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर रहे। सिविल मामला है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का कंडक्ट, सिविल मामला हो गया ना ये। क्रिमिनल है तो एक्यूज का कैसा कंडक्ट है, और अगर वैसे क्रिमिनल मामला है तो एक्यूज हो गया और इंजर्ड पर्सन हो गया, जिसको चोट लगी होगी, यानी विक्टिम। ये रिलेवेंट है या नहीं, पहले आप मुझे बताइए। सर आपने क्या बोला, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट क्या है? सिविल मामले में तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट होंगे ना, उनके भी तो कंडक्ट रिलेवेंट है।
ठीक है, और फिर एक्यूज और क्रिमिनल मामले में एक्यूज हो गया और इंजर्ड पर्सन हो गया। तो ये भी रिलेवेंट होंगे, इनके भी कंडक्ट। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे कंडक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे कुछ उसने क्राइम किया, वो पीला पड़ गया, पीला या लाल हो गया, है ना। क्राइम होने के बाद हमें पता लगता है ना। अब एक बात बताओ, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए या किसी की वाइफ मर जाए या किसी का कोई क्लोज रिलेटिव मर जाए, वो रोएगा या नहीं रोएगा? भाई रोता ही है जनरली। ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज इमोशन। मैं एक्टरों की बात नहीं कर रहा, वो एक्टिंग करके क्या पता ना रोए, लेकिन एक आदमी नेचुरल इंसान तो रोएगा ही। तो क्या इसका कंडक्ट रिलेवेंट है या नहीं है? हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ रो रही है नहीं रो रही है, वाइफ की डेथ होती है, हस्बैंड रोता ही नहीं रोता है, क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है? हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ 2-3 दिन बाद ही पार्टी में चली जाती है, क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है? आप लोग बताइए मुझे। यस सर, इट इज रिलेवेंट। तो ये पता लग रहा है ना कि भाई इसको उसका कोई गम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व हो सकती है हस्बैंड की मर्डर में भी। तो पुलिस उसी डायरेक्शन में खोजबीन करना स्टार्ट करेगी। कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम करने के बाद जो हस्बैंड भाग गया, पकड़ा गया, तो कहता है कि मैं एक ऑफिशियल ड्यूटी पे था, क्या ये रिलेवेंट है या नहीं उसका हस्बैंड का भागना? हस्बैंड भाग गया। अगर ये कोर्ट में बाद में कह देता है देयर वाज अ अर्जेंट मीटिंग थी, मैं तो उसलिए वहां गया था, तो बच जाएगा। लेकिन हस्बैंड का भागना कहीं ना कहीं संदेह में तो आएगा ही। जिसके साथ उस लड़के ने रेप कर दिया, उससे वो प्यार करता था, जस्ट टू सेटिस्फाई लस्ट, ठीक है, अपनी लस्ट को खत्म करने के लिए उसने उसका रेप ही कर डाला। क्या ये रिलेवेंट है या नहीं है कि वो उससे प्यार करता था, उसके स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था पीछे, ये सब रिलेवेंट रहेंगे। अब एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। फिर मैं एक केस कराऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कोइन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, और एक्सप्लेनेशन फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से ही समझ में आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन। इलस्ट्रेशन करते हैं, काफी सारी इलस्ट्रेशन है इसकी और सारी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में है ना आपको इलस्ट्रेशन देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यामिनी आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हल्के हल्के पढ़ना, ठीक है। इलस्ट्रेशन पढ़िए फर्स्ट पे। जी सर। हाँ जी। A is tried for the murder of B. The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. अब ये बताइए किसको समझ में नहीं आया ये वाला? सर ए ने, सिंपल सा है, ए ने कोशिश करी है मर्डर करने की बी की। अब वो क्यों करी है बी की मर्डर करने की कोशिश? क्योंकि जो बी जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था ए को, क्योंकि ए ने मर्डर कर दिया था सी का। ए ने मर्डर कर दिया था सी का, जो बात बी को पता थी, और बी ब्लैकमेल कर रहा था ए को, इसलिए ए ने बी ट्राई करा बी का मर्डर। ये रिलेवेंट होगा क्योंकि वो उसकी बात को पब्लिक बता देगा, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसने उसका। इसके पीछे क्या एक मोटिव छुपा है ना, कि वो बी को भी क्यों मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था सी का मर्डर ए ने किया है। बी पढ़िए। A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. ए उसको मर्डर करना चाहता, उसके पीछे एक कारण है कि उसने जो बॉन्ड भरा था उसको पैसे की जरूरत थी। मतलब ये मोटिव बता रहे हैं, पीछे कुछ ना कुछ कारण है किसी का क्राइम करने के लिए। सी पढ़ लीजिए जल्दी से। A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A
procured poison similar to that which was administered to B is relevant. ए उसने मर्डर करता है बी का, उससे पहले उसने पॉइजन खरीदा या पॉइजन दिया, उसके पोजीशन में था, रिलेवेंट होगा। डी पढ़ लीजिए। The question is whether a certain document is the will of A. The fact that not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted wakils in reference to making the will, and that he caused drafts or other wills to be prepared of which he did not approve, are relevant. अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, सिविल मैटर है, ज्यादातर आप क्रिमिनल लॉ में समझना इसको, एविडेंस को, कुछ सिविल के मामले भी हैं। वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट विल है, ए की वसीयत है या नहीं। जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद जब विल निकल के आती है तो जनरली हम उसको प्रोबेट कराते हैं, ताकि जो वसीयत के अंदर जिन लोगों का नाम नहीं है वो कल को फ्यूचर में ऑब्जेक्ट ना करें, इसलिए हम उसको प्रोबेट करा लेते हैं। तो अब अगर ये वसीयत जो है जेन्युइन है या नहीं है, उससे पहले क्या हुआ था, जिस इंसान ने वसीयत बनाई थी उससे पहले उस इंसान ने वकील से कंसल्ट किया था विल बनाने के लिए, तो क्या वकील की गवाही जो है वो रिलेवेंट होगी या नहीं होगी, कि हाँ इसने मेरे से कंसल्ट किया था, विल बनाई थी। पहली बात, विल की जरूरत नहीं है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बट विल बनाने के लिए उसने कंसल्ट किया था अपने मरने से पहले या विल बनाने से पहले, दैट इज अ रिलेवेंट है, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, वो वसीयत बनाना चाह रहा था। ठीक है, आगे चलिए। A is accused of a crime. The fact that either before or at the time of or after the alleged crime, A proved evidence which would tend to give to the facts of a case as appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnesses, or suborned persons to give false evidence respecting it, are relevant. इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई इंसान किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दबाव डाल रहा है, उसके फेवर में गवाही दे दे या एविडेंस को छुपा रहा है, तो जिस कारण के लिए वो छुपा रहा है वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, मोटिव आ रहा है सब चीजों के पीछे। हाँ जी, So next. हाँ नेक्स्ट पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि इसको हमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन लेकिन आप एक बार और पढ़ लेना मेरे पढ़ाने के बाद भी। F. The question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the man who robbed B, and that immediately afterwards A ran away, are relevant. Okay, अभी ये चीज देखिए क्या शो कर रहा है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे, इससे आप मुझे बताइए इससे क्या पता लग रहा है आपको। Sir, subsequent कंडक्ट पता लग रहा है इसका। The fact that after B was robbed, C said in A's presence, C कहता है A की परिस्थिति में कि भैया पुलिस आ रही है, यहाँ पर उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने B को लूट लिया है। इस बात को सुनकर A भाग जाता है, तो यानी डायरेक्टली तो बात नहीं कही उसने, इनडायरेक्टली फॉर्म में किसी और को कह रहा था, और उससे B का जो कंडक्ट है, सॉरी A का जो कंडक्ट है वो भाग जाता है। उसका भागना रिलेवेंट होगा नहीं होगा, इतनी सी बात सुन के वो भाग गया। तो अब एक काम करते हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ये देखिए, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, जो उसको कही, और हिज प्रेजेंस, उसके सामने कही, और हेयरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट, उसके कंडक्ट को प्रभाव डाला है, वो रिलेवेंट होगी। दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। When the conduct of any person is relevant, any statement made to him, क्योंकि इसमें क्या हुआ, B को ये कहा, सॉरी A को ये कहा, भी A के सामने कहा, ये A को कहा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सामने, उसको डायरेक्ट भी कहा हो कि भैया पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे हैं जिसने उसका सामान चुराया है, B का, B की लूट करी है। इस बात को सुन के वो भाग गया, तो ये भी रिलेवेंट होगा कि बात सुन के भाग लिया। ये अक्सर हम करते नहीं है, देख हमारी बात सुन के निकल लिया वो यहाँ से, तो वो रिलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ठीक है, तो F से है वो इलस्ट्रेशन नंबर F। अब आप पढ़िए जी। The question is whether A owes B rupees 10,000.
The facts that A asked C to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees and that A went away without making any answer are relevant facts. अब ये देखिए, एक बात सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि भैया भैया इसको पैसे मत दियो, इसने मेरे पैसे भी नहीं दिए। इस बात को अगर कोई इंसान सच्चा होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को काउंटर करेगा ना, वो इस बात को सुन के निकल लेता है। तो स्टेटमेंट मैंने दी, जिसपे उसने अपना रिएक्शन दिखाया, वो भी रिलेवेंट होगी। यानी वो कहीं ना कहीं पहले ऐसे चीजें कर चुका है जहां पे उसको मैंने पैसे दिया, उसने मुझे वापस ना करे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो मेरे कहने पे उसका जो रिएक्शन रहा, अगर वो सच्चा होता या मैं झूठ बोल रहा था तो रिएक्ट करता, उसने रिएक्ट नहीं करा, चुपचाप निकल लिया वहां से, तो वो भी रिलेवेंट हो जाता है। एच पढ़िए। The question is whether A committed a crime. The fact that A absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant. ठीक है, देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, क्या उसने क्राइम किया है ए ने? एक सेकंड नीचे कर लेना इसको थोड़ा। Okay, the question is whether A committed a crime. The fact that A absconded, भाग गया, A भाग गया, जैसे उसको एक लेटर मिला that inquiry उसके खिलाफ इंक्वायरी हो गई है, inquiry was being made for the criminals and the contents of the letter relevant. जैसे अगर आप इसको समझ लीजिए, किसी के खिलाफ FIR अगर लॉज होती है, तो अगर वो भाग जाता है, क्या ये कंडक्ट रिलेवेंट है या नहीं है? उसका बेल रिजेक्ट हो जाएगी उसकी, है ना? क्या ये रिलेवेंट होगा? Yes. पुलिस भी अपनी रिपोर्ट में ना ये लिखते हैं कि जब हमने उसके घर पे रेड मारी, तो रेड मारने के बाद वो मिला नहीं, भाग गया, ये अवॉइड कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया है। बहुत रिलेवेंट होता है ये चीज। नाउ आई पढ़ लीजिए। A is accused of a crime. The fact that after the commission of the alleged crime he absconded or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been in committing it are relevant. ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सिंपली रिलेवेंट है। जैसे वो भाग गया, भागने के बाद उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या उसने उस प्रॉपर्टी को छुपाने की कोशिश करी, सारी बातें रिलेवेंट होगी। नेक्स्ट। The question is whether A was ravished. The facts that shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which, and the terms in which the complaint was made are relevant. अब एक लड़की का रेप हो गया, पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाने जाती है, वो कंप्लेंट जब लिखा रही है तो उसका किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस में परिस्थिति वो चीज हुई, वो सब रिलेवेंट हो जाए। इसी को कंटिन्यू में पढ़ लीजिए एक बार। The fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 32 clause 1 as corroborative evidence under section 157. देखो क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है, तो अगर सपोज वो लड़की जिसके साथ अगर रेप हुआ एंड अगर वो मरते वक्त कुछ चीज लिख के जा रही है, तो वो अपने आप में रिलेवेंट तो होगा। सपोज ड्यूरिंग, अगर रेप के दौरान अगर वो मर जाती है लेकिन उससे पहले वो कुछ लिख जाती है, तो दैट इज अ बहुत डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सोल टेस्टिमनी पे, मतलब उसके सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन पे ही किसी को सजा दी जा सकती है। और अगर जरूरत भी पड़ती है तो कोई एम्बिग्यूटीज हैं तो कॉरपोरेशन कर लेती है, ठीक है। बट यहाँ पे कह रहा है द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, अगर वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट शी सेड दैट शी हैड बीन रेविज्ड is not relevant as conduct under this section. अगर उसने मतलब जिसके साथ अगर ये इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद उसकी डेथ भी हो गई है, यहाँ पे कंडक्ट रिलेवेंट नहीं होगा उसका। लेकिन अगर वो मर गई है और उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन में जो लिख के गई है, तो वन सेक्शन 32 में एज अ डाइंग डिक्लेरेशन जरूर कंसीडर हो जाता है, अगर उसने कंप्लेंट नहीं करी है पुलिस के पास, ठीक है। यानी सिर्फ उसका मतलब सपोज यू कैन से कि जैसे उसने रेप हुआ और उसकी डेथ भी हो गई, वो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाई है, तो यहाँ तो उसका कंडक्ट रिलेवेंट नहीं आ रहा क्योंकि उसने कंप्लेंट नहीं करी। बट इवन दो वो डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में
रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट पढ़िए आप। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि मेयर स्टेटमेंट्स इस सेक्शन के अंडर रेलिवेंट नहीं होंगी, चाहे वो किसी और सेक्शन के अंडर रेलिवेंट हो सकती है। स्टेटमेंट मतलब तो सिर्फ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट और कंडक्ट एक साथ होने चाहिए अगर हमें सेक्शन 8 के अंदर उन्हें रेलिवेंट बनाना है। हाँ देखो बेसिकली क्या है वो पुलिस के पास एग्जांपल देखिए हम जे। हाँ देखो पुलिस के पास जो लड़की आई है तो पुलिस के पास जो कंडक्ट हो गया, अब उसका कंडक्ट है और वो स्टेटमेंट भी दे रही है ना पुलिस के सामने, और पुलिस के सामने जब वो अपनी स्टेटमेंट दे रही है उसका क्या तरीके का कंडक्ट है उसका, ठीक है। लेकिन एक है वो चीज खुद लिख के चली गई है तो वो इस सेक्शन में रिलेवेंट नहीं होगी। लेकिन जब कोई इंसान कुछ लिख के गया है कि मैं क्यों मर गई हूँ, ठीक है, तो वो रिलेवेंट तो होगी। और सेक्शन 32 तो अपने आप में वो भी रिलेवेंसी की बात करता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट है या नहीं है। तो सर मैं यही कह रही हूँ कि जैसे एग्जांपल जे में जैसा फर्स्ट पार्ट कह रहा है उसमें कंप्लेन प्लस उसकी स्टेटमेंट, ये दो चीजें हो गई। कंप्लेन जो करने गई थी ये कंडक्ट शो कर रहा है, तो कंडक्ट प्लस स्टेटमेंट हो गई। और सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है, इसीलिए वो अंडर सेक्शन 8 रेलिवेंट नहीं है। एक काम करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से रिलेटेड मैंने लिखवाया ना जे और के। यस स्टेटमेंट, इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए। व्हाट इज रिलेवेंट, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए। अब देखो The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act. Okay, अब बताइए मुझे क्या कहता है सर। अब ये कहते हैं जैसे एग्जाम्पल जे है इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हाँ जिस लड़की के साथ रेप हुआ था उसने कंप्लेन की है जाकर, तो इसमें स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट दोनों ही आ गए, दोनों चीजें इसमें। तो इसीलिए इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 यहाँ तक। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि वो कंप्लेन किए बिना, जैसे कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसने कंप्लेन नहीं की थी, उसने सिर्फ बोला था, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उसमें कंडक्ट नहीं था। हाँ जी, तो इसीलिए वो इस सेक्शन के अंडर कवर नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं। सेक्शन में हम कवर करते हैं कंडक्ट को, ठीक है। कंडक्ट अकम्पनाइड विद स्टेटमेंट होगी, रिलेवेंट होगी, ठीक है। उसमें तो उसका कंडक्ट नजर नहीं आ रहा ना, डाइंग डिक्लेरेशन में कंडक्ट थोड़ी ना नजर आ रहा है, तो इसलिए वहां वो रिलेवेंट नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, इसको है ना सिंपल भाषा में लिखिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैं लिखवाता हूँ, आपको लिखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बारे में। व्हाट इज रिलेवेंट, conduct of the part is not a statement. What is relevant here, conduct of the part is not statements. एक बार दोबारा बोल दीजिए। मतलब इस सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है ना, इसमें क्या रिलेवेंट है, व्हाट इज रिलेवेंट is the conduct of the part is not the statement. But not just the statement. अगर स्टेटमेंट कंडक्ट के साथ है तो वो भी रेलेवेंट, हाँ वो रिलेवेंट होगी। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कहता है इस वर्ड में कंडक्ट का मतलब में स्टेटमेंट हम कवर नहीं करें, अनलेस लेकिन दोज स्टेटमेंट अकम्पनाइड एंड एक्सप्लेन अदर देन द स्टेटमेंट, but this explanation is not to affect the relevance of statement under any other section of this section. आप इसको सिंपल भाषा में लिखिए बस। what is relevant, conduct of the parties, not statements, but two statements when it may be admitted. But two statements है ना, when it may be admitted. अब वो कब होगी, उसके लिए इलस्ट्रेशन जे और के है। दो स्टेटमेंट होगी तो वो रिलेवेंट हो जाएगी। जैसे इलस्ट्रेशन जे और के में क्या लिखा है, के भी मैं भी बता दूंगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वेदर ए वाज रेप्ड और रेविस्ड, क्या ए का रेप हुआ है। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप, जैसे उसका रेप होता है, और रेविस्ड और रॉब्ड, ए मेड कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, उसने ऑफेंस से संबंधित कंप्लेंट करी। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच and the terms in which the complaint was made are relevant. किन परिस्थितियों में वो चीज हुई, the circumstances under which and the terms
in which the complaint was made are relevant. Statement accompanied by the conduct and explanation relevant. यानी अगर सपोज मैंने आपको ये बताया था अभी, जैसे अभी क्या नाम है, यामिनी ने भी कहा, अगर कंडक्ट के साथ कोई स्टेटमेंट जुड़ी है तो वो रिलेवेंट तो होगी, बट अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगी इस सेक्शन में. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि ये सेक्शन कंडक्ट की बात कर रहा है ना कि स्टेटमेंट की, और जबकि सेक्शन 32 जो है वो स्टेटमेंट की बात करता है, कंडक्ट की बात नहीं करता. तो कोई इंसान स्टेट करता है, चलो लिखिए एक बार मैं बताता हूँ आपको, पहले समझ लीजिए, लिख तो लोगे ही आप. सेक्शन 8 के अंदर कंडक्ट के साथ अगर स्टेटमेंट है तो रिलेवेंट है, लिख लीजिए. वैसे इतना डिटेल में आता नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सारी बातें. कंडक्ट के साथ स्टेटमेंट है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट नहीं होगा. ठीक है, कंडक्ट के साथ अगर स्टेटमेंट है तो रिलेवेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर सिर्फ स्टेटमेंट है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट होगी. बस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट बता रहा है सेक्शन जे और के, क्योंकि वहां पे कंडक्ट से मतलब नहीं है ना. वहां तो फिर हम स्टेटमेंट के कोई इंसान मरते हुए लिख के गया या बता के गया, वो स्टेटमेंट है. अब जैसे के में भी क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए. पहले लिखा है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज नॉट द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट. ये फिर दूसरे बोला आपने बट टू स्टेटमेंट व्हेन इट मे रिलेवेंट, के आगे क्या बोला था आपने? आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए, सिर्फ आप इसमें लिखिए कि कंडक्ट along with the statement is relevant in this section. ठीक है, लिख लिया सर ये तो. ठीक है, conduct along with the statement is relevant. If it is only statement, अगर ये सिर्फ statement है, तो if it is only statement, then it's relevant under section 32. हाँ सर लिख लिया ये. बस इतना ही लिखना है. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के पढ़ लेते हैं. The question is whether A was robbed. यहाँ पर एक मुद्दा है, क्या A को लूट लिया गया है? The fact that soon after the alleged robbery, जैसे वो लूट हो गई, he made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made. एक बात बताओ, जिसके साथ अगर लूट हो जाएगी या जिसके साथ रेप अगर हुआ है लड़की के साथ, उसकी जो हाव भाव होंगे, जैसे किसी का लूट हुआ, उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका, उसकी ब्रीथिंग, सारी चीज रिलेवेंट है या नहीं है? यस सर. कंडक्ट है ना उसका, ये उसका बॉडी बता रही है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो रिलेवेंट है नहीं है, वो कंडक्ट है ना. और कंडक्ट के साथ वो कंप्लेंट भी कर रहा है कि मेरे साथ लूट हो गई, थाने आता है, तो ये रिलेवेंट होगा सेक्शन 8 के अंदर. ठीक है, अगर वो सिर्फ बाद में जाके कोई कंप्लेंट बता रहा है तो उसमें कंडक्ट कहाँ से देखेगी पुलिस वाले? वो रिलेवेंट नहीं होगा उस टाइम पे. The fact that he said he had been robbed, कि उसे लूटा गया था, had been robbed तो पास्ट में हो गया ना, कुछ दिन बाद बता रहा है. The fact that he said he had been robbed without making a complaint, अगर मैं आज आपसे एक बात कह रहा हूँ कि मुझे 10 साल पहले लूट लिया गया था, क्या आप मेरा कंडक्ट देख पा रहे हैं? हाँ जी, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है ना. आप अभी तो मेरा 10 साल पहले वाला जो उसी वक्त परिस्थिति हुई, सरकमस्टांसेस में मैं अगर थाने जाकर बात, तो वो मेरा जो बॉडी की लैंग्वेज है वो भी तो पढ़ रहे होंगे, तो वो सेक्शन 8 में रिलेवेंट होता है. बॉडी की लैंग्वेज समझ लीजिए इसको, क्योंकि कंडक्ट है ना. लेकिन अगर मेरे साथ 10 साल पहले लूट हुई थी विदाउट, मैंने उसकी कंप्लेंट नहीं करी, इज नॉट रिलेवेंट एज अ कंडक्ट. वो कंडक्ट थोड़ी ना है. रेप वाले ऊपर वाले जो था, जे में समझ में आ रहा था कि वो 32(1) के अंदर या फिर कोऑपरेशन के लिए यूज हो सकता था वो स्टेटमेंट,
बट यहाँ पे चोरी वाला कैसे सर यूज करेंगे? देखो पहली बात एक बात समझ लेना, ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है 32, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि इंसान जो मर गया है वो चीज बात करेगी। इसमें और इसका सेक्शन बहुत वाइडर है, इसमें और चीजें भी कवर की थी जिसको हम कोर्ट में नहीं ला सकते। तो जिस इंसान के साथ लूट हुई वो इस परिस्थिति में वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो लेके लिख के गया मेरे साथ लूट हुई थी, वो भी रिलेवेंट हो जाएगी ना। सेक्शन 32 जो आप पढ़ेंगे, सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा और भी बातें लिखी है उसमें। सेक्शन 32 का जो 1 है, when the statement made by the person of cause of his death or any of the circumstance of the person will result in his death। तो इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि हम तो वैसे डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें और चीजें भी हैं। जैसे कोई इंसान मरने से पहले लिख गया कि मेरे साथ लूट हुई थी, तो वो भी रिलेवेंट हो जाएगी, लेकिन वो स्टेटमेंट है, बस कंडक्ट नहीं बता रहा वो अपना। कंडक्ट तो तब है ना, जैसे अगर मेरे साथ अगर लूट हुई, मैं अभी के अभी थाने चला जाऊं, तो ये मेरा सबसेक्वेंट कंडक्ट हो गया, तो वो रिलेवेंट होगा, पुलिस वाले नोट कर लेंगे। अगर मैं अपने घर जाके अच्छा सज धज के घर पे पुलिस थाने में जाऊंगा, तो मेरी बात बिलीव करेंगे क्या? वो है ना, झूठ बोल रहा होगा। तो कंडक्ट आपकी बॉडी बताती है कि कुछ क्राइम हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी इलस्ट्रेशन सी हमने पढ़ ली। तो जे और के, अब एक क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन तो नहीं, इसका एक एग्जाम्पल केस लॉज है वो पढ़िए। केस लॉ है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, आई एम श्योर शायद आपने सुना भी होगा, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस है, 1885 का केस है। ठीक है, तो ये केस क्या है? क्वीन एम्प्रेस अब्दुल्ला जो, जिसमें एक्यूज पे एक मुकदमा चला है, एक्यूज पे मुकदमा चला है, एक्यूज पे प्रोसिक्यूटेड हुआ है कि इसने एक लड़की का मर्डर कर दिया है और उसका गला काट दिया। ये वो केस नहीं है, बैटफील्ड वाला नहीं है, बेडिंगफील्ड, कट हर थ्रोट, उसका गला काट दिया है उस लड़के ने रेजर से। तो ये जो विटनेस, ये एक बहन होती है किसी की, वो उसको देख लेती है तब चिल्लाती है, वही वाला कैसे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। ये हॉस्पिटल में जाती है, इस लड़की का गला काट देता है, ये अब्दुल्ला जो है इस लड़की का गला काट देता है। गला काटने के बाद ये हॉस्पिटल में ये बताना चाह रही थी लड़की कि इसका गला किसने काटा है। शी वांटेड टू मेक हर नोन, मेक नोन, शी वांट के वो बताना चाह रही थी कि हु हैज कट हिज हर थ्रोट, ताकि उसका नाम बताना चाह रही थी। शी आंसर्ड बाय साइन, उसने हाथ उठाया, साइन ऑफ हैंड, इसने हाथ उठाती है। When name of अब्दुल्ला, जब पूछा गया अब्दुल्ला के पास बात आई, when the name of अब्दुल्ला mentioned, जैसे अब्दुल्ला का नाम बताया कि क्या तुम्हें अब्दुल्ला ने मारा है, तो she made an alternative sign and died, उसने साइन दिखा दिया कि हाँ मुझे अब्दुल्ला ने मारा, और उसके तीसरे दिन मर गई। मतलब इसने अपनी जो विटनेस दे दी ना, वो कैसे दी? साइन करके दे दी। तो क्वेश्चन यहाँ पे तक है, क्या उसने जो साइन दिया है क्या वो रिलेवेंट है? यस सर। उसने जेस्चर दिया, बॉडी के जेस्चर को दिया, क्या वो रिलेवेंट है? यस। एज अ कंडक्ट ऑफ इंजर्ड, उसका कंडक्ट ऑफ इंजर्ड की बात कर रहा है। कंडक्ट किसका? देखो ज्यादातर मैक्सिमम केस में आप सोचते होंगे एब्सकॉन्डर भाग गया, तो एक्यूज का कंडक्ट नहीं, यहाँ पे विक्टिम का कंडक्ट भी रिलेवेंट है। मैंने आपको क्या बताया? कंडक्ट किसका? पार्टीज का। पार्टीज कौन हो सकती है? पार्टीज सिविल मामले में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों हो सकती है, क्रिमिनल मामले में एक्यूज्ड हो सकता है और विक्टिम भी तो हो सकता है।
तो क्या विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट है इस सेक्शन में? Yes, sir. Yes. बिल्कुल रिलेवेंट है। विक्टिम ने अपनी उंगली तो उठा दी थी ना अब्दुल्ला का नाम आते ही। और इसको वैसे एक और केस है, वैसे मैं आपको तब बताऊंगा डाइन डिक्लेरेशन में। डाइन डिक्लेरेशन में जब हम डाइन डिक्लेरेशन कहते हैं तो एक केस में ये हुआ था, उसने पूछा, जब डॉक्टर्स ने पूछा कि एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू से, वो सब कुछ बता चुकी थी, एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, उससे पहले वो मर जाती है। तो कोर्ट ने कहा भाई ये तो फॉर्मेलिटी है बस, एनीथिंग मोर वांटेड टू से, उससे पहले वो मर गई, तो रिलेवेंट तो यही चीज है। तो सर ये वाला केस हम डाइन डिक्लेरेशन में भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, डाइन डिक्लेरेशन में मत लिखना, ये तो कंडक्ट पे है। हर चीज को देखो, हर जगह मत जोड़ना, ठीक है? जहां के केस लिखे हैं वहां जरूर लिख देना। वैसे तो ये बात इसने डाइन डिक्लेरेशन में आप इसे लिख सकते हो कि ये साइन देके चली गई है, बिल्कुल डाइन डिक्लेरेशन का तो केस है, मरते वक्त इसने अपना साइन बता दिया कि मुझे उसने मारा है, क्योंकि ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी तो पता चलता है किसने मारा है। वहां पे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बेटर है कि जो जिस केस जहां पढ़ना है वहां लिख दें। फिर भी अगर भूल जाओ, कुछ याद ना है, लिख देना क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ठीक है? तो सेक्शन 8 पे केस लिख देना। बाकी आगे इतने सारे केस आएंगे, उनको चाहे आप सेक्शन 6 में लिख दे, 7 में लिख देना, चाहे 8 में लिख देना, जहां पे भी आपको ओकेजो जैसी चीज नजर आए ना। हाँ जी, ठीक है अर्चना, बाकी सब लोग भी, जैसी ओकेजो जैसी चीज नजर आए, ओकेजन नजर आ रहा हो, कॉज इफेक्ट स्टेट ऑफ थिंग अपॉर्चुनिटी, लिख देना केस। ठीक है? जैसे अगर आप आगे आने वाले केस में क्या TIP के अंडर भी लग रहा है कि आ जाएगा। TIP 9 में TIP में जनरली हम बताए विटनेसेस की कराते हैं, एक्यूज की भी, उसकी भी करा सकते हैं, विक्टिम की। ठीक है? विक्टिम से जांच पड़ताल करवा लेंगे, उसके सामने बुला लेंगे, भाई आ जाओ सामने कि कौन कौन है। TIP में क्या करते हैं, कई सारे मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, तो वो तो शायद अगर यहाँ पर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर है तो आ जाएगा। क्या चीज मजिस्ट्रेट का क्या? TIP के लिए हाँ, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही होता है वो जी। और मैं आपको प्रैक्टिकल बात भी बता दूं, 30 हजारी कोर्ट से जज साहब उठ के तिहाड़ जेल जाके भी TIP करके आए हैं कई बार, और ऐसा होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि वहां पे एक्यूज होते हैं ना, अरेस्ट करके ले गए, विक्टिम को ले गए, उससे TIP करवाते हैं, जज के सामने ही होती है। और TIP जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करा देनी चाहिए। चलो सेक्शन 9 पढ़ते हैं अब। तो मैं आपको कह रहा हूँ केस जरूरी नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ, जिस सेक्शन में लिखा रहा हूँ वही लिखो, आपको लगता है उचित है वहां लिख सकते हैं आप। सेक्शन 9 सर ये वाला केस इसी में कंडक्ट में ही है सर ये? हाँ, कंडक्ट में है, चाहे तो आप लिख सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन के टाइम में कि उस लड़की ने अपनी स्टेटमेंट देके मर गई। अपना स्टेटमेंट कैसे दे दी? उसने साइन करके दे दी। साइन करके यस और नो में दिए थे सर उसने। यस और नो को क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लीडिंग क्वेश्चन, और वो यस और नो में जवाब दे रही थी। हाँ जी, कि अब्दुल्ला है, उससे नाम पूछे जा रहे थे कि आपको अब्दुल्ला ने मारा है, उसने हाँ कर दिया, उंगली उठा दी। ओके ना? और इसके ओकेजो हो गया हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 8 में हमने 3 बातें पढ़ ली, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, MPC, और वो भी सब्सिक्वेंट में प्रीवियस इन सब्सिक्वेंट। नाउ एक सेक्शन और कर लेते हैं जल्दी से, सेक्शन 9।